देवियों और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार। ब्रिगेडियर दयाचंद शौर्य चक्र, सेना मेडल, कमांडेंट एस्टैब्लिशमेंट 22 की तरफ से हम आप सभी का इस स्वर्ण जयंती समारोह में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज की ये शाम समर्पित है उन वीरों को जिन्होंने आजादी के लिए अपने जीवन का बलिदान किया। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए आपको तिब्बत ले चलते हैं। हिमालय के उत्तर पश्चिम में बसा तिब्बत जाना जाता है अपनी खूबसूरती और परंपरा के लिए। 16,000 फुट पर बसे तिब्बत को 3 प्रांतों में बांटा गया है, यूसंग, अम्दो एंड खम। तिब्बत एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। दलाई लामा को 16 साल की उम्र में ही अपनी आध्यात्मिक और शासकीय सत्ता को संभालना पड़ा और फिर शुरू हुआ बातचीत और समझौतों का एक दौर। 23 मई 1951 को कालोनाबो नबांग जिग्मे की अगुवाई में एक तिब्बतीय प्रतिनिधि मंडल को 17 सूत्री समझौते यानी 17 पॉइंट एग्रीमेंट पर दस्तखत करने पर मजबूर कर दिया था, जो तिब्बत के लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ। तिब्बत के लोगों की भावनाओं की कद्र न करते हुए चीन ने तिब्बत को अपना उपनिवेश यानी कॉलोनी घोषित कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता चीन ने तिब्बत की आवाम पर अपने आदर्श थोपने शुरू किए, जिसकी वजह से 17 मार्च 1949 को परम पूजनीय दलाई लामा को राजनीतिक आश्रय के लिए भारत आना पड़ा। उनके साथ तिब्बत से कई और शरणार्थी भी अरुणाचल में तवांग के रास्ते भारत आए। शरणार्थियों के भारत पहुंचने पर सेना की मदद से मीसामारी में एक कैंप बनाया गया, जिसमें तिब्बती सेना के जवान, खम्पा गुरिल्ला और लामाओं ने शरण ली। चीन के कब्जे वाले तिब्बत में गुरिल्ला युद्ध शुरू करने के मकसद से 300 खम्पा गुरिल्ला, जिन्हें 4 रिवर्स एंड 6 रेंजेस या चूशी गंग ड्रुक के नाम से जाना जाता है, को चीन अधिकृत तिब्बत में भेजने के लिए चुना गया। ये वो योद्धा थे जिन्होंने खम में जनरल गोम्पो ताशी अंगदुसरंग के नेतृत्व में एक समय चीनी सेना से लोहा लिया था, पर बाद में कुछ राजनीतिक कारणों से इन्हें नहीं भेजा गया। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद तिब्बती लोगों को लेकर एक नई सेना बनाने का फैसला लिया गया। इस सेना में उन तिब्बतियों को लिया गया जो अपनी मर्जी से इसमें शामिल होना चाहते थे, परम पूजनीय दलाई लामा के मकसद और तिब्बत की आजादी से प्रेरित थे। उन्होंने तिब्बत पर हुए चीन के अत्याचारों को देखा और सहा था और आगे चलकर ये तिब्बत की आजादी के लिए आदर्श सिपाही साबित हुए। ये सिपाही काफी कुशल और पहाड़ों की लड़ाई में काफी निपुण थे। उनकी यही प्रतिभा दुश्मन के खिलाफ एक कारगर हथियार साबित हो सकती थी। भारतीय सेना की कड़ी ट्रेनिंग और तिब्बतियों की अपनी लीडरशिप, दोनों को मिलाकर इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकता था। 26 अक्टूबर 1962 ब्रिगेडियर एस उबान ने कमांडेंट और लेफ्टिनेंट कर्नल GS मेहता ने डिप्टी कमांडर की हैसियत से कैलाना मैदान में सिक्किम के 600 स्वतंत्रता सैनिकों के साथ एस्टैब्लिशमेंट 22 का गठन किया। ये एक चुनौतीपूर्ण काम था, क्योंकि इसमें भर्ती होने वाले सभी जवान विदेशी मूल के थे और राजनीतिक कारणों से भी ये एक गोपनीय कार्य था। और फिर 13 नवंबर 1962 को शुरू हुआ
सैनिकों की भर्ती और ट्रेनिंग का कार्य। शुरू में 8,000 सैनिकों को ट्रेनिंग देने की योजना बनाई गई। 6 महीने की इस कड़ी ट्रेनिंग में शामिल थी बेसिक गुरिल्ला ट्रेनिंग, अलग अलग हथियारों का प्रयोग, टैक्टिक्स, फील्ड क्राफ्ट, डेमोलिशन, दुश्मन के इलाके में मित्र लोगों से संपर्क स्थापित करना, वार्तालाप करने के विभिन्न तरीके, एलिमेंट्री क्रिप्टोग्राफी। इसके अलावा इसमें हेलीकॉप्टर से युद्ध क्षेत्र में उतरने जैसे विशेष अभियान भी शामिल थे। इसके बाद जवानों को आगरा भेजा गया, जहां उन्हें पैरा ग्राउंड ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग सही एग्जिट और लैंडिंग टेक्निक्स, इमरजेंसी प्रोसीजर्स और पैरा जंप पर आधारित है। अप्रैल 1964 तक सभी 15 कंपनियों को एयरबॉर्न रोल में ट्रेन कर दिया गया। शुरू में इन सैनिकों को कॉलम और ग्रुप में बांट दिया गया था, जब ये भारतीय सेना की देखरेख में चक्राता में ट्रेनिंग ले रहे थे। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की स्थापना के बाद 1963 और 64 में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में पॉलिटिकल लीडर्स की नियुक्ति होनी थी, जो कि एक महत्वपूर्ण पद था। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के पहले 4 पॉलिटिकल लीडर थे मिस्टर झंपा वांगडू, मिस्टर झंपा कालदेन, मिस्टर रतु गवांग और मिस्टर ग्यादो धोंदू। सबसे वरिष्ठ पॉलिटिकल लीडर झंपा वांगडू फोर्स के पहले सीनियर पॉलिटिकल लीडर बने और उसके बाद झंपा कालदेन ने सीनियर पॉलिटिकल लीडर का पदभार संभाला। बाद में सीनियर पॉलिटिकल लीडर के पद को चीफ पॉलिटिकल लीडर में तब्दील कर दिया गया और सीनियर पॉलिटिकल लीडर झंपा कालदेन फोर्स के पहले चीफ पॉलिटिकल लीडर बने और रतु गवांग सीनियर पॉलिटिकल लीडर बने। कुछ समय बाद 1976 में जहां सीनियर पॉलिटिकल लीडर को रुपन का पद दिया गया, वहीं चीफ पॉलिटिकल लीडर को दापन का पद मिला। 1963 में एस्टैब्लिशमेंट 22 की पहली वर्षगांठ चक्राता में मनाई गई। 1964 में श्री मोरारजी देसाई ने चक्राता में एस्टैब्लिशमेंट 22 का दौरा किया और यहाँ के प्रशिक्षण स्तर, उच्च मनोबल और फोर्स की असीमित क्षमताओं को देखकर वो काफी प्रभावित हुए, क्योंकि ये सभी उपलब्धियां काफी कम समय में अर्जित की गई थी। वक्त के साथ साथ एस्टैब्लिशमेंट 22 ने अव्वल दर्जे की क्षमता हासिल करते हुए खुद को साबित कर दिया। कुछ समय बाद ये जरूरत महसूस की गई कि दिल्ली में फोर्स का हेडक्वार्टर्स बनाया जाए, जिससे बाकी सरकारी विभागों के साथ रहकर फोर्स की कार्यशैली को मजबूत बनाया जा सके। इसी वजह से इंस्पेक्टर जनरल के पद का समावेश करते हुए स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का हेडक्वार्टर्स दिल्ली में स्थापित किया गया। मेजर जनरल SS सुबान परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल ने फोर्स के पहले इंस्पेक्टर जनरल का पदभार संभाला। फील्ड मार्शल सैम मैनिकशॉ के आर्मी चीफ बनने पर जब उन्हें स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के रोल के बारे में बताया गया, तो उन्होंने इसके महत्व को पहचाना और स्वयं इसको जांचने की इच्छा जाहिर की। सितंबर 1969 में इस दौरे के अंत में उन्होंने इंस्पेक्टर जनरल को जो उल्लेख दिया, वो उनके शब्दों में इस प्रकार है। It was a wonderful experience and I have seldom felt so elated. Your troops look to be in excellent heart, extremely fit and with a great deal of motivation. It would be a pleasure for any soldier to get the opportunity of leading such fine men. Without wishing to sound patronizing, I think a great deal of credit must go to you for having made such a wonderful fighting force out of men from such different areas and surroundings. एविएशन रिसर्च सेंटर के एयर विंग की सहायता से पूरी फोर्स को पैरा ट्रेनिंग दी गई और तभी से पैरा जंप और ग्राउंड ट्रेनिंग सफलतापूर्वक जारी है। तिब्बत में एक ऊंचाई वाले क्षेत्र से इन सैनिकों को पैरा ड्रॉप किया जाना था, इसी कारण इन्हें लद्दाख में एडवांस पैरा ट्रेनिंग दी गई। आज स्पेशल फ्रंटियर फोर्स पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी फोर्स है जिसे स्टकना ड्रॉपिंग जोन में 13,000 फीट की ऊंचाई पर जंप करने की दक्षता हासिल है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में ऑफिसर कैडर की पूर्ति भारतीय सेना के ऑफिसर्स के द्वारा
तब की गई जब भारतीय सेना में खुद अधिकारियों की बहुत बड़ी कमी थी। इसलिए तत्कालीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यह सुझाव दिया कि फोर्स के ऑफिसर्स का एक भाग तिब्बतन ऑफिसर्स द्वारा भरा जाए। उनका विचार था कि जवान और होशियार तिब्बती लड़कों का चयन करके प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में अधिकारी बन सके। ऐसा करने से फोर्स की कुशलता में बढ़ोतरी होगी। इस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ द्वारा दिए गए सुझावों को लागू किया गया और सन 1977 में 12 तिब्बतन ऑफिसर्स का एक ग्रुप और बाद में 2 ऑफिसर्स 1985 में शामिल किए गए। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एकेडमी की स्थापना 1 मार्च 1976 में की गई। 1 अप्रैल 1979 को एकेडमी की बनावट में सुधार किया गया और इसमें रिक्रूट ट्रेनिंग कंपनीज और रॉक क्लाइंबिंग स्कूल शामिल किए गए। तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा 20 मई 1999 को रॉक स्कूल में किए गए दौरे के दौरान दिया गया उल्लेख एकेडमी के उच्च स्तर को दिखाता है, जो कि उनके शब्दों में इस प्रकार है। You have a fabulous institution here, which is a model of excellence. Keep it up and send the message of excellence wherever those trained here go. My best wishes to all of you, now and always. It was a privilege to be here this morning and observe the magnificent and challenging task as it was achieved with perfection. The fitness of the participants and their commitment stood out amidst the rock here. स्पेशल फ्रंटियर फोर्स पूरी तरह से पैराट्रूपर्स फोर्स के रूप में बनाई गई थी। उन सभी जवानों ने जो उच्च स्तर पर प्रेरित थे, सरसावा में फिर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स पैराट्रूपर स्कूल की स्थापना की, जिसमें कुछ पिंजा जवान जंप मास्टर और पैरा पैकर के रूप में शामिल थे। एस्टैब्लिशमेंट 22 की स्थापना वर्ष 1962 में की गई और अब उसके विभिन्न अंगों और यूनिटों को स्थापित होना था। विक्टर कॉलम की स्थापना नवंबर 1971 में पूरी फोर्स के लिए डिपो ड्यूटीज के लिए की गई। अप्रैल 1976 में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एकेडमी की स्थापना से पहले विक्टर कॉलम ने रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर की तरह भी कार्य किया। विक्टर कॉलम के सैनिकों ने ऑपरेशन ईगल और ऑपरेशन मेघदूत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आर्चर कॉलम, जिसे ज़ुलू कॉलम भी कहा जाता है, की स्थापना अगस्त 1965 को केलाना में 854 नेपाल के गोरखा सैनिकों को लेकर की गई। आर्चर कॉलम के सैनिकों ने ऑपरेशन ईगल, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन विजय में हिस्सा लिया। बहुत सोच विचार के पश्चात 15 जुलाई 1973 को वॉलंटियर गर्ल्स कंपनी की स्थापना की गई और इसका नाम फोर्ड ट्रेनिंग कंपनी रखा गया। 1978 में कंपनी का नाम 34 वॉलंटियर कंपनी रखा गया। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य पिंजा लड़कियों को मिलिट्री ट्रेनिंग देना था, ताकि अलग अलग ऑपरेशन में ये अपने गुरिल्ला लड़ाकू साथियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। एस्टैब्लिशमेंट 22 की प्रमुख यूनिटों की स्थापना का ब्यौरा इस प्रकार है। 1 विकास 24 अप्रैल 1976 को, 2 विकास 15 जुलाई 1976 को, 3 विकास 2 अप्रैल 1977 को, स्पेशल ग्रुप 1977 में, 5 विकास 3 अक्टूबर 1978 को, 6 विकास 26 जनवरी 1965 को, 7 विकास 15 अक्टूबर 2001 को और 1 आर्चर 22 जनवरी 1999 को रेस की गई। अब तक एस्टैब्लिशमेंट 22 और इसके बहादुर सैनिकों ने सैकड़ों ऑपरेशनल उपलब्धियां हासिल की हैं, जो उनकी वीरता और शौर्य का प्रतीक है। इन बहादुर सैनिकों ने सभी ऑपरेशंस में अपनी हिम्मत का लोहा मनवाया है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने देश की कई सीमाओं पर अपना नाम अर्जित किया है। 1998 तक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने ऑपरेशन मेघदूत में 2 चरण पूरे कर लिए थे। जब से स्पेशल फ्रंटियर फोर्स बनी है, तभी से साहसिक कारनामे इसकी आदत में शुमार रहे हैं। अपने नाम के अनुसार स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने ऐसे कई अभियानों में भाग लिया है, चाहे वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना हो या गंगा और महाकाली नदी के तेज बहाव को पार करना हो।
हमारे जवानों ने इसे पूरी हिम्मत और लगन से पूरा किया है। 1980 का नंदा देवी एक्सपीडिशन और 1992 में भागीरथी और संतो पंथ एक्सपीडिशन इसके गौरवपूर्ण इतिहास के लिए मील का एक पत्थर साबित हुए हैं। 1994 में 1319 किलोमीटर लंबे ट्रांस हिमालयन एक्सपीडिशन को 21 दिनों में पूरा करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इस कार्य को निडर सैनिकों ने बड़ी आसानी से पूरा किया। 2001 में डेप्यूटी लीडर जिग्मे नामग्याल शौर्य चक्र ने माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़कर दूसरों के लिए एक और उदाहरण प्रस्तुत किया। 2003 में फोर्स के न्यूली ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस्ड पैराट्रूपर्स ने मिलकर ऑल इंडिया एयरफोर्स एक्यूरेट स्काई डाइविंग चैंपियनशिप में पहला तथा दूसरा स्थान हासिल किया। यह सिद्ध करने के लिए कि वे कहीं भी पीछे नहीं हैं, 2005 में 11 वॉलंटियर गर्ल्स को आर्मी लेडीज माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लिए चुना गया। 2005 में एक महिला और 8 पुरुषों ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इसकी गौरवपूर्ण गाथा में और इजाफा किया। दो 2009 में महाकाली नदी में वन आर्चर द्वारा व्हाइट वाटर राफ्टिंग करना एक और गौरवपूर्ण घटना थी। साहस और गौरव की गाथा यहीं समाप्त नहीं हुई और वन विकास ने मनाली से लेह के दुर्गम क्षेत्र में साइकिलिंग एक्सपीडिशन का संचालन किया। इसके अलावा स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने स्काई डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग और व्हाइट वाटर राफ्टिंग में बहादुरी के कई अध्याय लिखे हैं तथा खुद को सर्वोत्तम सिद्ध किया है। अतः आज ये कहना सही होगा कि साहस स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की रगों में दौड़ता है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के गौरवपूर्ण इतिहास और उज्जवल भविष्य का श्रेय उन कर्मठ और कुशल अधिकारियों को जाता है जिन्होंने अपने मार्गदर्शन के द्वारा स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को उन्नति के पथ पर अग्रसर किया है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की बागडोर हमेशा से ही भारतीय सेना के कुछ चुनिंदा अधिकारियों के हाथ में ही रही है, जिनकी बदौलत स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने सफलता के नए आयाम हासिल किए हैं। इन अधिकारियों के अद्वितीय नेतृत्व की वजह से ही स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने खुद को हर जंग में साबित किया है। इस स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जन्म से अब तक के लेखे जोखे के साथ ही कहानी का अंत नहीं होता है। हमारे इंस्पेक्टर जनरल के कुशल नेतृत्व के कारण फोर्स के जवानों और इसके साथ जुड़े लोगों की प्रगति की ओर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ये हमारे डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी के अथक प्रयासों का ही फल है कि भारत सरकार ने इस फोर्स के सैनिकों के लिए पेंशन तथा ECHS सुविधाओं की स्वीकृति दी। सभी सैनिक, भारतीय सेना का स्टाफ तथा डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी स्टाफ जो इस फोर्स में शामिल होते हैं, इसका इतिहास बनाने में मदद करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स अपने उद्देश्य को पूरा करेगी और अपने मकसद को हासिल। ताशी दिले, जय गोरख, जय हिंद।